हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी इंग्लिश की पोएम द लास्ट बार्गेन। इसमें हमें एक पर्सन के बारे में बताया गया है जो पहले एक किंग के पास जाते हैं, फिर एक ओल्ड मैन के पास, फिर एक लेडी और फिर फाइनली एक बच्चे के पास जब वो जाते हैं तो उन्हें अपना जो फाइनल बार्गेन, जो एक बार्गेन का मतलब होता है जैसे आप शॉप पर जाते हैं तो आप वहाँ पे बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपसे कोई बोले कि 200 रुपीज़ की चीज़ है, आप कहेंगे कि 180 में लगा लीजिए और पैसे कम करवाना। ये वाली चीज़ होती है ना, बार्गेन करना, कम करवाना या फिर किसी से बढ़वाना। इसकी चीज़ मोल भाव करना को हम इंग्लिश में बार्गेन कहते हैं। तो इस पोएम में यही पूरा बताया गया है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग I was walking on the stone-paved road, sword in hand. The king came in his chariot. तो ये जो है पर्सन है, ये बता रहे हैं कि सुबह का टाइम है, मैं चिल्ला रहा हूँ, मतलब तेज़ तेज़ से बोल रहा हूँ कि आओ और मुझे हायर कर लो। हायर कर लो का मतलब होता है मुझे काम पर रख लो। और मैं चल रहा था स्टोन पेव्ड रोड पर, मतलब पत्थर की बनी हुई एक सड़क पर मैं चल रहा था। फिर एक किंग आया जिसके हाथ में सोड तलवार थी और वो चैरियट मतलब अपने रथ पर बैठा हुआ था वो किंग। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई पावर। तो किंग आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा मुझसे कि मैं तुम्हें हायर करूँगा, काम पे रखूँगा अपनी पावर के साथ, अपनी ताकत के साथ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। मगर जो किंग जो थे उनकी पावर कुछ भी काउंट नहीं करती थी मेरे लिए। हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, नॉट का मतलब होता है नथिंग। जो उनकी ताकत थी वो मेरे लिए कुछ भी नहीं थी, नथिंग के बराबर थी। तो मैंने मना कर दिया और वो वहाँ से चले गए अपने चैरियट में, अपने जो रथ था जिसमें वो बैठे हुए थे उसमें बैठ करके वो आगे चले गए। In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. अब दोपहर का समय हो चुका था और गर्मी हो रही थी, तो जो घर थे वो बंद थे, मतलब उनके दरवाजे। आई वेंडर्ड अलॉन्ग द क्रूक्ड लेन, और मैं वेंडर कर रहा था, घूम रहा था। क्रूक्ड मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी जो बेंट था, टेढ़ी मेढ़ी सी जो लेन थी, गली थी, उसमें मैं घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और उसके बैग में क्या थे? सोने के सिक्के थे। बैग ऑफ गोल्ड, सिक्के मतलब सोना था उसके बैग में, ये है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी। He weighed his coins one by one, but I turned away. और जो ओल्ड मैन आता है वो कहते हैं कि मैं कंसिडर करूँगा। पॉन्डर करने का मतलब होता है सोचना, विचार करना। मैं विचार करूँगा और मैं तुम्हें अपनी मनी से, अपने पैसे से हायर कर लूँगा, काम पे रख लूँगा। फिर उसने, जो ओल्ड मैन था, अपने सिक्कों को वे किया, नाप तोला टाइप का, और एक एक करके वो अपने सिक्कों को तोल रहा था। मगर जो पोएट हैं जो बोल रहे हैं कि वो काम ढूंढने के लिए निकले थे, मगर उनको ये भी काम पसंद नहीं आया। बट आई टर्न्ड अवे, और वो वहाँ से चले गए। फिर नेक्स्ट आता है इट वॉज इवनिंग। अब शाम का समय हो गया था। द गार्डन हेज वॉज ऑल अफ्लार, और जो गार्डन था, एक वहाँ पे पार्क टाइप का था, उसके हेज, जो उसके वो होते हैं ना फेंसेस जो होती हैं, जिससे उसकी, समझ लीजिए एक दीवार टाइप की बना देते हैं जाली लगा करके, तो उसमें क्या थे, पूरे तरफ जो है गार्डन के हैश, पूरे फ्लावर्स टाइप के उस पर लगे हुए थे गार्डन में। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद अ स्माइल। फिर एक फेयर सी जो मेड है, एक औरत आई वहाँ पर निकल करके, और फिर वो कहती हैं कि मैं आपको हायर करना चाहती हूँ अपनी मुस्कान के साथ। हर स्माइल paled एंड मेल्टेड into tears एंड शी वेंट बैक alone into the dark। और मगर फिर उसकी भी जो लेडी आई थी, उनकी जो स्माइल है, पहले वो स्माइल से हायर करने आई थी, मगर वो भी बिल्कुल फीकी पड़ गई और वो वापस चली गई आंसुओं के साथ। कहाँ पर? एक अंधेरी सी जगह में। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड। ग्लिस्टेंड का मतलब होता है शाइन करना। तो सन जो है, अब शाम का समय हो चुका था तो वो सैंड पर थोड़ा शाइन कर रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और जो सी वेव्स है, समुद्र की लहरें इधर उधर घूम रही थी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स। एक छोटा बच्चा जो है वो खेल रहा था, जो शेल होते हैं ना, शंख कहते हैं,
सीप से होते हैं जो समुद्र किनारे मिलते हैं, उनके साथ एक बच्चा खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, उस बच्चे ने अपना सर उठाया और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जानता है। फिर वो बच्चा बोलता है, आई हायर यू विथ नथिंग। बच्चा सर उठा करके अपने ऊपर बोलता है, मैं आपको हायर करूँगा बिना किसी चीज़ के। From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man। और मुझे वो बारगेन पसंद आ गया जो बच्चे ने कहा कि मैं आपको किसी भी चीज़ के साथ हायर नहीं करूँ, मतलब मैं आपको हायर करूँगा मगर किसी चीज़ के साथ नहीं करूँगा। ये बारगेन मुझे अच्छा लग गया और मैंने उस चाइल्ड ने मुझे हायर कर लिया और तब से मैं एक आज़ाद इंसान बन गया। अब इस पोएम का ये मतलब है, देखिए पहले जो सबसे पहले किंग था वो, उसके पास ताकत थी। फिर सेकंड नंबर पे एक बूढ़ा आदमी था, उसके पास पैसा था। एक औरत थी, उसके पास मुस्कान थी, मगर वो मुस्कान भी क्या हुई, उसकी स्माइल भी समय के साथ आंसुओं में बदल गई। तो चाहे ताकत हो, पैसा हो या कुछ भी हो, चीज़ें बदल जाती हैं। मगर जो ये ऑथर हैं, ये बच्चे के साथ रहना इन्होंने पसंद किया, क्योंकि जो एक बच्चे की मासूमियत होती है ना, वो कभी नहीं बदलती। और अगर आप एक बच्चे के साथ हैं, आप बच्चों के साथ हैं, तो आप खुद भी कभी फील करिएगा आप सबसे ज़्यादा फ्री और सबसे ज़्यादा खुद को खुश महसूस करते हैं। तो यही इस पोएम में बताया गया है कि जो ये पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ये इसलिए कहते हैं कि वो आई हायर यू विद नथिंग, जब बच्चा बोलता है तो ये उसकी बात मान जाते हैं और उसके साथ वहाँ पर रह जाते हैं, रुक जाते हैं। और फिर ये कहते हैं, जब से मैं वहाँ पर हूँ तब से, मतलब अब मैं क्या हूँ, एक फ्री मैन हूँ, एक आज़ाद आदमी हूँ। मैं किसी के अंडर अगर काम करता तो मैं उसका गुलाम होता, मगर अब मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। तो ये हमारी पूरी हो गई पोयम। अब हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर, हु इज़ द स्पीकर इन द पोयम। तो पोयम में जो स्पीकर है वो कौन है। तो स्पीकर जो हैं इस पोयम के, वो हैं इसके पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। तो अब नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, जो किंग के हाथ में स्वॉर्ड थी, तलवार थी, वो क्या सजेस्ट करती है, वो सजेस्ट करती है पावर, ताकत भी, या फिर आप कह सकते हैं मोर पावर देन वेल्थ, या फिर पावर, इन दोनों में से अब पावर को ज़्यादा सही है ये। फिर नेक्स्ट है, मेक द अप्रोप्रिएट आइटम इन द context of stranger one। The old man offered the speaker a lot of money। Why did he turn down the offer। old man ने जो है काफ़ी सारी मतलब मनी जो है ऑफ़र करी थी इसको, ऑथर को, तो मगर ऑथर ने क्यों कह दिया कि भाई मेरे को ये नहीं चाहिए, तो ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी। तो फिर भी उसने रिटर्न कर दी, क्यों, द मैन डिडेंट नीड मनी, जो मैन था उसको मनी नहीं चाहिए थी। ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग अ स्लेव फॉर गोल्ड। तो वो उन्होंने इसलिए टर्न डाउन कर दिया था उसका जो ऑफ़र था ओल्ड मैन का, कि उसके पास पैसे हैं और हायर कर लूँगा, क्योंकि उन्हें अपनी आज़ादी, जो ऑथर हैं उसको अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी थी, कि वो एक स्लेव, एक गुलाम नहीं बनना चाहता था, उसे एक फ्रीडम चाहिए थी, एक फ्री मैन रहना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, द मैन डिडंट नीड मनी, ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग अ स्लेव फॉर गोल्ड। फिर नेक्स्ट है, फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर अनदर। तो इसमें तो देखिए, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए गुडविल और चीयर के अलावा। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका यही मतलब है, आई हायर यू विद नथिंग। जैसे बच्चा बोलता है ना, आई हायर यू विद नथिंग, इसका मतलब ये है कि उसके पास, बच्चे के पास कोई पैसा नहीं होता, कोई पावर नहीं होती, मगर उसके पास क्या होता है, उसके पास गुडविल होती है। गुडविल मतलब अच्छी इच्छा, और चीयर मतलब खुशी। नेक्स्ट है इसका फोर्थ के फर्स्ट का आंसर ये होगा, आई हायर यू विद नथिंग। सेकेंड है, हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो इन डिस्गाइज। और उसकी जो हैप्पीनेस थी वो कुछ भी नहीं थी, बल्कि क्या थी, वो सोरो था, दुख था जो छुपा हुआ था डिस्गाइज में। तो इसका आंसर ये है, देखिए, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, ये है इसका आंसर यहाँ पे, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। फिर नेक्स्ट है, द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच। किंग की जो माइट थी
वो बिल्कुल मैटर नहीं करती थी ऑथर के लिए, वो किस वर्ड से हम लोगों को पता लगता है। तो ये हमें पता लगता है इससे, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, ये आता है ना इसमें, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, इसकी किंग की पावर की बात, ये देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन है, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। तो ऑथर के लिए किंग की पावर की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वो तो फ्री मैन रहना चाहते थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर फिफ्थ वाला जो है, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टेकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। जब टेकिंग नहीं, सॉरी, टॉकिंग टू द चाइल्ड, तो स्पीकर को कैसा फील हुआ था बच्चे से बीच पर समुद्र के किनारे बात करने के बाद, तो उसको, स्पीकर को तो बहुत अच्छा फील हुआ था। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, द स्पीकर फेल्ट आफ्टर मीटिंग द चाइल्ड दैट ही वुड गेट सेटिस्फैक्शन, जॉय, फ्रीडम। तो कैसा फील हुआ था, सेटिस्फैक्शन, बहुत ही अच्छा सा फील हुआ था, जॉय फील हुआ था, और सबसे बड़ी बात फ्रीडम फील हुई थी। ऐसा फील हुआ था कि वो एक आज़ाद इंसान है। फ्रीडम, जॉय, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, चीयर, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन भी हो गई पोएम की, और इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स भी पूरे देख लिए। सो थैंक यू।